वेलकम टू अरियंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 5 जो कि आपकी अरियंत पब्लिकेशन की जो बुक है सैंपल पेपर की, इसमें गिवन है। और इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 5 को, जो आपके टर्म 1 की एग्जाम को और रिफाइन करने के लिए हमने बनाए हैं। स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 5 और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस जो है यहां पर हम देखें सेक्शन ए में जो है दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। इन केस ऑफ मोर देन 20 क्वेश्चन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट, ओनली फर्स्ट 20 क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। तो आपको इसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 25 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। और इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज शोन बाय। तो हमें कुछ क्रिस्टल्स गिवन है और इसमें से हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन से होंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स सबसे पहले आइस जो है H2O मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर आइस जो बनाएंगे, तो आइस इज ए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। NaCl is ionic crystal. Graphite and silicon carbide that is covalent crystals. Covalent जो है giant molecules है, network molecules है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ice. Ice is molecular crystal solid. चलिए, तो ये था आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का और ये था सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड जो हमें गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड हमें गिवन है और इन कंपाउंड में हमें नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। चलिए एक एक करके इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। सबसे पहले N2O4, और N2O4 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2। ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 नाइट्रोजन की। अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3। NH2OH, यहां पर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। एंड लास्ट N3H, और N3H में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/3 हाइड्रोजोइक एसिड में। तो यहां पर हम देखें मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ऑब्टेन हो रही है वो ऑब्टेन हो रही है N3H में, यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड के अंदर। तो जो हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा हाइड्रोजोइक एसिड, ऑप्शन डी -1/3। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक रिएक्शन हमें गिवन है। व्हेन आयोडोबेंजीन इज हीटेड विद कॉपर पाउडर। आयोडोबेंजीन को हम कॉपर पाउडर के साथ हीट कर रहे हैं। इन अ सील्ड ट्यूब डाइफिनाइल इज फॉर्म्ड। यानी हमें एक रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन कुछ इस तरह से गिवन है कि यहां पर आयोडोबेंजीन को हीट कर रहे हैं कॉपर की प्रेजेंस में, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है डाइफिनाइल 2। इसमें जो है आयोडोबेंजीन यूज होंगे और CuI2 इसमें रिलीज हो जाएगा, डाइफिनाइल बनेंगे। और दोस्तों ये एक नेम रिएक्शन है और ये है उल्मान रिएक्शन। दैट इज उल्मान रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, अपने को डायरेक्टली याद रखने की। आयोडोबेंजीन जब कॉपर से कंबाइंड होता है तो बिल्कुल वुड्स लाइक रिएक्शन, सॉरी फिटिक लाइक रिएक्शन होती है ये उल्मान रिएक्शन। फिटिक में तो सोडियम काम में लेते हैं, यहां हम कॉपर काम में ले लेंगे, सेम रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड विद चैप्टर सॉल्यूशन। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। पीपल एडेड सोडियम क्लोराइड टू वाटर व्हाइल बॉइलिंग एग बिकॉज सोडियम क्लोराइड हेल्प्स इन। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि जैसे जब हम ऑयल जो एग्स होते हैं जब इनको बॉईल करते हैं
तो जब इसमें बॉईल करते हैं एग्स को, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, कुछ NaCl, थोड़ा सा NaCl। अब ये करते क्यों हैं? क्योंकि इससे जो होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा NaCl के मिलाने से, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा और इस वजह से जो एग होंगे वो जल्दी बॉईल हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसका इंक्रीज होता है? वाटर का। और इस वजह से यही काम जो है प्रेशर कुकर जो करता है, वही यहाँ पर NaCl जो है ये कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए एग को जब बॉईल करते हैं तो उसमें हम NaCl मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज which of the following is correct formula, which of the following is correct formula for the determination of density of unit cell। तो हमें यूनिट सेल की डेंसिटी इसमें कैलकुलेट करनी है, और यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला डायरेक्टली हमें लर्न करना है, और वो फॉर्मूला होता है ZM/A³ इंटू N नॉट। तो यहाँ क्या क्या है? Z है यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स, M है मॉलिक्यूलर मास, A³ A है एज लेंथ, A इज एज लेंथ, एंड N0 इज एवोगैड्रो नंबर, N नॉट इज एवोगैड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली रन करना है। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रिलेटेड है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से, और इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। कि प्राइमरी एल्कोहल को हमें ऑक्सीडाइज तो करना है, बट एल्डिहाइड तक ही बनाना है उसको, अप टू एल्डिहाइड, यहां तक हमें इसको ऑक्सीडाइज करना है। और इसके लिए अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें, जैसे हमने 1 डिग्री एल्कोहल का एक एग्जांपल ले लिया CH2OH। अगर हमने यहां पर ले लिया KMnO4 एसिडिक मीडियम में, एसिडिक KMnO4 कंसंट्रेटेड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा 1 डिग्री एल्कोहल को। इसका मतलब हम KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इसका यूज नहीं कर सकते। यही हमें बताना था कि किसका हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है 2 डिग्री को कीटोन में, और 1 डिग्री यहां पर एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, CrO3, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है PCC के, यानी ये जो ऑप्शन सी है ये भी 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा कि हम KMnO4 का यूज नहीं कर सकते एसिडिक मीडियम में। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 6 इन सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, और ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है, यहां पर हम कहें when 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन, कि मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर हम वाटर, एक्सिस ऑफ वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें? मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ये होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। और मैग्नीशियम नाइट्राइड की जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, या ये कहें एक्वस मीडियम में इसे रिएक्शन कराते हैं, तो इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में बनेगा अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ये बनेंगे। तो यहाँ पर जो साथ में बन रहा है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the another name for thiamine? थायमीन का अनदर नेम हमें बताना है। थायमीन जो एक नाइट्रोजन बेस है, थायमीन जो एक नाइट्रोजन बेस है, इसका हमें अनदर नेम बताना है। ये जो डीएनए में मिलता है। थायमीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें,
तो थायामीन की जो स्ट्रक्चर होगी ये कुछ इस तरह से होगी। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी यहाँ पर थायामीन की स्ट्रक्चर। तो ये जो थायामीन है इतना इतना पार्ट है यूरेसिल, और इसमें ये 5 मिथाइल यूरेसिल बन जाएगा। तो इसका एक अनदर नेम है थायामीन का, दैट इज 5 मिथाइल यूरेसिल। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है, 5 मिथाइल यूरेसिल ये स्ट्रक्चर है इसकी। ये था क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 9 इज रिलेटेड विद people who take lot of salt experience puffiness of the body it is due to। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चैप्टर जिसमें हम देखते हैं ऑस्मोसिस वगैरह जो प्रोसेस होती है वहां से रिलेटेड है। तो क्या होता है इसमें कि जो हम कहें लॉट ऑफ सॉल्ट, जो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, उनमें थोड़ा सा एडिमा, थोड़ी स्वेलिंग होने लग जाती है बॉडी पर, थोड़ी एडिमा स्वेलिंग इस तरह से कुछ हो जाता है। अब ये क्यों होता है ये हमें बताना है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो स्वेलिंग होती है वो होती है वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स। तो वाटर रिटेन रह जाता है टिश्यू सेल में एंड इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल रिटेन रह जाते हैं और उसी वजह से वो जो एडिमा स्वेलिंग जो है वो फील होने लग जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इज ऑप्शन सी, वाटर रिटेंशन इन टिश्यूज। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब एंटर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। द पैकिंग एफिशिएंसी यानी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम इन कौन सी स्ट्रक्चर में होगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज। तो पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम किस में होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जैसा हम जानते हैं मैक्सिमम एफसीसी में होती है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और ये जो मैक्सिमम होती है 26। तो इसमें 26 होगी इसमें पैकिंग एफिशिएंसी, और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये हो जाएगा 12। ये था क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज रिलेटेड विद बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। तो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन कौन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में कहें तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है ये थायमिन होता है, और गुआनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो साइटोसिन। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। एडेनिन थायमिन के साथ कनेक्ट होता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनिन इज कनेक्टेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेनिन एंड थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंटर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 और ये रिलेटेड है अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से। इसमें एक हमें प्रोसेस गिवन है डेल्टा एच सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो है अमोनियम क्लोराइड के लिए वो ग्रेटर देन 0 है, और अगर डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव है इसका मतलब जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, द प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक। इसका मतलब जो आंसर होगा एंडोथर्मिक का या तो ए होगा या सी होगा, इनमें से कोई एक आंसर होगा। और जो कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी या ये कहें जो प्रोसेस होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो यहां पर हम कहें द प्रोसेस एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो आंसर होगा आंसर विल बी ए, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड इंक्रीज विद टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटेड विद
पोर्शन पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, इनर्ट गैसेस का एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अटैक पायरेक्स ग्लासेस। तो पायरेक्स ग्लास जो होता है इसके ऊपर XeF3 अटैक करता है, XeF3। और कैसे अटैक करता है, ये जो XeF3 होता है, सॉरी XeF6, ये सिलिका ग्लास का मतलब SiO2, और इसके साथ जब रिएक्शन होती है XeO3 बन जाता है और साथ में SiF4 बनता है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम, हमें तो मेजर प्रोडक्ट देखने हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, XeO3 एंड SiF4। तो पायरेक्स ग्लास पर जो अटैक होगा वो होगा ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड का। ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड सिलिका से रिएक्शन करेगा और SiF4 और XeO3 ये एज ए प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 14, और ये चैप्टर जो है ये है पोर्शन सॉल्यूशन चैप्टर से। देखिए क्वेश्चन क्या है, लुक एट द फिगर गिवन बिलो। तो एक हमें एक डायग्राम गिवन है, और डायग्राम में अगर हम देखें तो यहां पर हमें जो एलिवेशन है वो पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, यानी ये इंडिकेशन है पॉजिटिव डेविएशन का। और पॉजिटिव डेविएशन तब आता है जब किसी सॉल्यूशन में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं उनमें जो अट्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन के अंदर जो अट्रैक्शन है उसमें सॉल्यूशन वाला अट्रैक्शन कम होता है, जिससे एटम्स जो होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होना दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। और यहां पर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलेगा एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल में। एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल में जो बाद में जो अट्रैक्शन है वो उतना नहीं रहेगा जितना अल्कोहल में पहले होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन इज शोन बाय एसीटोन विद इथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें भी अल्कोहल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, Which of the following is the most suitable reagent for the conversion of? हमें एक कन्वर्जन करना है अल्कोहल को, और यहां पर हम ये कहें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। क्या क्या हम काम में ले सकते हैं, अगर हमने K2Cr2O7 यूज किया तो अगर ये देखें, अगर हमने इसमें यूज किया K2Cr2O7 तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने ले लिया CrO3 PCC, अगर ये सेम KMnO4 भी करेगा, KMnO4 भी इसमें कन्वर्ट करेगा, यानी हम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो नहीं ले सकते। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी एंड डी पर। ये दोनों हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पूछा है विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, और जो सबसे एफिशिएंट सबसे सुटेबल होता है दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा द PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस क्वेश्चन का सुटेबल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 कम्स फ्रॉम पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में भी ये इनर्ट गैसेस से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन ज़ीनोन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो अगर हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां प्लेटिनम XeF6, प्लेटिनम X, यहां पर Xe को तो काउंट ही नहीं करना अपने को, केवल प्लेटिनम को देखना है। तो ये हो जाएगा, केवल हम प्लेटिनम को देखें, प्लेटिनम F6, और इसके ऊपर है -1, और अगर हम प्लेटिनम को X मान लेते हैं, X प्लस -6 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ X इक्वल्स टू हो जाएगा +5, X हो जाएगा यहाँ पर +5। तो आंसर जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
प्लेटिनम इन दिस कंपाउंड विल बी +5। आंसर हो जाएगा इसमें +5। तो ये था क्वेश्चन पी ब्लॉक से और ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें भी हेलो एल्केन हेलोवेरिन का एक क्वेश्चन है। द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल। हमें ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है और ब्यूटेन नाइट्राइल मींस साइनाइड ऑफ 4 कार्बन। साइनाइड ऑफ 4 कार्बन अगर हमें ये बनाना है तो इसके लिए हम क्या क्या रिएजेंट कर सकते हैं? प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN। प्रोपाइल क्लोराइड, अगर हम प्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं प्रोपाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन अगर हम पोटेशियम साइनाइड से कराएं तो KCl इसमें से रिमूव हो जाएगा और यहां पर ये इस तरह से ब्यूटेन नाइट्राइल बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जरा बी और सी को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम प्रोपाइल एल्कोहल की साइनाइड से रिएक्शन कराएं नहीं होगी, एल्कोहल की साइनाइड से नहीं होती है। ब्यूटाइल क्लोराइड की KCN से कराएंगे रिएक्शन हो जाएगी लेकिन पेंटेन ऑयल इसमें पेंटेन नाइट्राइल बन जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। लेकिन हमें तो ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें क्या होता है जब हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN से होती है एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, एक कार्बन इसमें इंक्रीज हो जाता है तो इस तरह से जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन 18 अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। फिनोल पोर्शन से ये क्वेश्चन है। फिनोल इज लेस एसिडिक देन। फिनोल इज लेस, इसका मतलब ये है कि हमें फिनोल से मोर एसिडिक बनाना है। किसको? पैरामिथॉक्सीफिनोल। पैरामिथॉक्सीफिनोल की अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पैरामिथॉक्सीफिनोल और ये है पैरामिथॉक्सीफिनोल और इसका लगेगा +M और +M जो होता है वो तो एसिडिक नेचर को रिड्यूस करता है। +M एसिडिक नेचर को रिड्यूस करेगा यानी ये तो फिनोल से भी लेस एसिडिक हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। सेकंड पैरानाइट्रोफिनोल, अगर हम यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप फिनोल की पैरा पोजीशन पर, यहां इसका -M लगेगा और -M एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है यानी पैरानाइट्रोफिनोल जो होगा ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा पैरानाइट्रोफिनोल। इथेनॉल, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। तो अल्कोहल तो खुद ही फिनोल से लेस एसिडिक है तो आंसर हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनोल दैट इज मोर एसिडिक देन फिनोल। इट मींस फिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 कम्स फ्रॉम पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में हमने हेलोजेंस वाले पोर्शन से इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। अमोंग द फॉलोइंग फ्लोराइड व्हिच कैन फर्दर कंबाइंड विद फ्लोरीन, F2 के साथ किसको हम कनेक्ट कर सकते हैं? F2 के साथ। तो F2 के साथ अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें IF5 और इसमें भी अगर F2 आ जाए तो ये बन जाता है IF7 और IF7 तो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए IF5। कैल्शियम फ्लोराइड अगेन ऐड नहीं हो पाएगा फ्लोरीन इसके साथ में। NaF ये भी स्ट्रिक्टली सिंगल जो है वैलेंसी वाला है। SF5 जो होता है वो SF7 नहीं बना सकता, SF6 तो बना सकता है बट 7 नहीं बना सकता तो आंसर डी भी नहीं होगा। तो मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए IF5 जो कन्वर्ट हो जाएगा IF7 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम पी ब्लॉक सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मींस बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हम देखते हैं कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है।
अब जो प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता है, इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड, नहीं बिल्कुल नहीं, एमाइनो एसिड से रिलेटेड नहीं है डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन में जो कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी टर्सरी, वो अनकोइल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, वही होता है डिनेचुरेशन। लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल प्रोटीन से रिलेटेड सेक्शन ए का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, और क्या है क्वेश्चन नंबर 21? When phenol is react with chloroform in presence of KOH, देखते हैं क्या होता है रिएक्शन। जब हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं, और ये फिनोल की रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ, तो ये रिमर-टीमन रिएक्शन होती है, और इस रिमर-टीमन रिएक्शन में सैलिसिलैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सैलिसिलैल्डिहाइड, रिमर-टीमन रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलैल्डिहाइड एंड रिएक्शन विल बी रिमर-टीमन रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, सैलिसिलैल्डिहाइड एंड रिमर-टीमन रिएक्शन के नेम। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेक्शन ए। ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये भी फिनोल वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन 22 जो है पी ब्लॉक से रिलेटेड है, इनर्ट गैसेस से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन? अमोंग नोबल गैसेस फ्रॉम हीलियम टू जीनोन, जब हम हीलियम से जीनोन की तरफ आते हैं, द ओनली जीनोन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन and form stable xenon fluoride and oxide। तो केवल जीनोन ही ऐसा है जो कंपाउंड बनाता है, बाकी नहीं बनाते हैं। इसका रीजन क्या है? हैज लार्जेस्ट साइज, बिल्कुल सही है कि उसकी साइज तो लार्ज है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है प्रोडक्ट बनाने का। हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज द रीजन। जो इसकी आईपी है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और आईपी डिक्रीज होने की वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। तो जो आंसर होगा दैट इज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यही रीजन होता है कि जीनोन जो कंपाउंड बनाता है, जीनोन और बाकी कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम पी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, and question 33 again related with organic compound, organic chemistry, and that is related with acidic nature. Compound that does not liberate CO2 on reaction with sodium carbonate, aqueous sodium carbonate। तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन होने के लिए या तो उस एसिड को H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कोई एसिड H2CO3 से, अगर कोई भी एसिड है, अगर ये H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है तो ही वो रिएक्शन कर पाएगा, ठीक है। अब इससे स्ट्रॉन्ग कौन कौन है? सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड में COH ग्रुप होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो लिबरेट कर देगा। कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनोल, कार्बोलिक एसिड यानी फिनोल, और फिनोल लिबरेट नहीं कर पाएगा, CO2 को। बेंजोइक एसिड, अगेन COH ग्रुप आ गया, बेंजोइक एसिड लिबरेट कर देगा CO2। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कार्बोलिक एसिड। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, एंड क्वेश्चन 24 इज रिलेटेड विद पी ब्लॉक, और ये क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड का मतलब होता है जब मोर देन वन हैलोजन आपस में मिक्स होकर कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड। और इंटरहैलोजन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इंटरहैलोजन कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो होता है वो लार्ज साइज का होना चाहिए, साइड एटम स्मॉल साइज के होने चाहिए। जितना लार्ज साइज का सेंट्रल एटम होगा और जितना स्मॉल साइज का साइड एटम होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा।
या अगर दूसरे फॉर्म में कहें, कंपाउंड दूसरे वर्ड्स में कहें, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहां पर हम देखें सबसे बड़ा है आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। IF3 आयोडीन मैक्सिमम सबसे बड़ा है, देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। साइड एटम सब में फ्लोरीन है, तो साइड एटम को कॉमन ले लिया हमने। अब सेंट्रल एटम जितना बड़ा, जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 क्वेश्चन का, सेक्शन ए का। चलिए अब आते हैं सेक्शन ए, इसमें 20 क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 जो कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, और ये रिलेटेड है सॉलिड स्टेट से। क्या है क्वेश्चन? इफ ए फेस सेंटर्ड लेटिस एक्स एंड वाई, एक एफसीसी वाले हैं, फेस सेंटर्ड लेटिस में है, और ये है एक्स एंड वाई। अब इसमें ये बता रखा है कि जो एक्स एंड वाई है, एक्स एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो एक्स एटम कॉर्नर पर, कॉर्नर होते हैं 8 और उनका पार्टीशन होता है 1/8, while y atoms are at the face center, और फेस सेंटर होते हैं 6 और उनका जो एक तरह से कहें जो इसमें कॉम्बिनेशन में जो उसका रोल होता है वो होता है 1/2 का, यानी जो फेस सेंटर है हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है दोनों तरफ से, तो ये इस तरह से। तो यहां पर जो आंसर आएगा, रेशियो है 1:3, यानी जो स्ट्रक्चर ये बनेगा फॉर्मूला XY3, XY3 ये हो जाएगा इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये था क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ सेक्शन ए। तो ये थे सेक्शन ए के क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी के सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो पहले हमने सैंपल पेपर में डिस्कस किए थे, और ये इंस्ट्रक्शन है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन with overall choice of any 20 questions, यानी आप 4 क्वेश्चन जो है वो इसमें लीव कर सकते हैं। आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर आपने 20 से ज्यादा अटेम्प्ट किए तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है ये इवेल्युएशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। अगेन हम आपको इसमें याद दिला दें कि ये क्वेश्चन, ये सैंपल पेपर आपको अरिहंत पब्लिकेशन की सैंपल पेपर बुक में भी मिल सकते हैं, और वहीं से हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेक्शन बी और इसका क्वेश्चन 1 यानी ओवरऑल क्वेश्चन 26 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ए से हमें बी बनाना है CH3MgBr की हेल्प से, और बी से जो है हाइड्रोलाइसिस के से सी बन जाएगा, और हमें ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है और हमें इनमें ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी हम पहले ऑप्शन ए को पुट करेंगे, अगर उससे बी और सी को फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से करने अपने को। तो पहले ऑप्शन ए जो है, अगर हम CH3COCH3 पुट करते हैं एसीटोन, और एसीटोन की अगर हम रिएक्शन करा देते हैं CH3MgBr से, तो यहां पर जो CH3 माइनस है ये तो कनेक्ट हो जाएगा सी से, और ये जो फर्स्ट इनिशियल जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा, यहां पर आ जाएगा OMgBr। यानी अगर ए ऑप्शन एसीटोन लेते हैं तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपने को ये मिलेगा, और ए ऑप्शन अगर एसीटोन लेते हैं तो यानी बी तक तो करेक्ट चल रहा है, बी तक तो सही चल रहा है। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो OMgBr है, ये OMgBr OH में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। और ये अगर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट मैच हो रहा है ABC से। ये तो ऑप्शन ए हो गया। अब ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं, क्या ये भी इसमें मैच हो रहा है। ऑप्शन बी, ये हमने लिया एसिड, और एसिड लेंगे तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो यहां से तो मीथेन गैस बनेगी CH3MgBr के साथ, ये नहीं बनेगा, मीथेन बनेगी, यानी सेकंड तो नहीं ले सकते।
थर्ड ऑप्शन कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम एसीटेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर जब रिएक्शन कराते हैं किससे, CH3MgBr से, ये एक एस्टर टाइप का जो सॉरी ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट इसके साथ में CH3MgBr के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये तो रिएक्शन नहीं होगी, तो ये भी नहीं ले सकते। अगेन अगर हम एसीटोन लेते हैं तो ये तो बन जाएगा, यहां तक तो ठीक है, ए और बी तो ठीक है, लेकिन जो सी है वो 3 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए, इसमें बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन था, जिसमें हमने ऑप्शन पुट किए, आंसर निकाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 यानी सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन 27 सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है। इफ सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज्ड एज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी जो है इसमें अगर ये लेटिस में होता है, एज लेंथ इसकी है 4.29 एंगस्ट्रॉम, देन द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज x into 10 to the power 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर रेडियस आती है एटम की 10 टू द पावर, ये -8 है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे हम, -8 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ x इज, हमें x की वैल्यू बतानी है। और दोस्तों जैसा हम जानते हैं बीसीसी में जो रेडियस आएगी, रेडियस जो होगी, रेडियस ये होगी r इक्वल्स टू √3a/4, √3a/4। तो ये जो a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू हमें पुट करनी है 4.29 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू अपने को यहां पर पुट करनी है, और जब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, चलिए पुट कर देते हैं 4.29 और नीचे आएगा 4 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू तो दे रखी है, ये हो गया x। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, तो ये जो आंसर आएगा दैट इज आंसर आएगा 1.857, ठीक है ना। इसमें √3 भी मल्टीप्लाई होगा, वेट यहाँ √3 भी आएगा, √3 मिसप्लेस हो गया था यहाँ पर, √3a/4 ये आंसर, तो आंसर हो जाएगा 1.857। ये होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 27, सेकंड क्वेश्चन था ये बी सेक्शन का। चलिए नेक्स्ट हम एंटर करते हैं क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन नंबर 28 जो रिलेटेड है पी ब्लॉक से। Which of the following is the correct order of boiling point of hydrides of group 15? ग्रुप 15 के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट का हमें ये ऑर्डर बताना है। क्या बनेगा ये ऑर्डर, ये देखना है। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं 15th ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि ये कहें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, थर्मल स्टेबिलिटी का रिलेशन नहीं है यहाँ पर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा मोलिकुलर मास इंक्रीज होने पर, लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। SbH3 का तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मेटेलिक जो है प्रॉपर्टीज आ गई इसमें। PH3 इसका लोवेस्ट होगा, आप इसको देखकर भी बता सकते हैं। फॉस्फिन गैस होता है, इसका लोवेस्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन 28 का कि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बस अमोनिया एक्सेप्शन है जो H बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिल जाता है। ध्यान रहे बॉइलिंग पॉइंट का थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 पी में सेक्शन बी का क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, और ये बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और ये ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन।
ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हेक्सोज यानी 6 कार्बन होते हैं। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बिल्कुल सही है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है यानी क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन होता है, ऑप्टिकल रोटेशन। ग्लूकोज कंटेन 3 कायरल सेंटर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज दैट इज, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं यहां पर, तो ग्लूकोज के अंदर अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, एल्डिहाइड ग्रुप, 4 इसके अंदर हम बात करें सेकेंडरी OH ग्रुप, और एक इसके अंदर होगा प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। ये 4 कायरल कार्बन्स इसमें होंगे, यानी कायरल कार्बन होते हैं ग्लूकोज में 4, ओपन चेन में 4 होते हैं, बट अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो 5 भी मिल जाएंगे इसमें, लेकिन मिनिमम 4 तो होंगे। तो जो आंसर सी है, ऑप्शन सी, दैट इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज। जरा ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन 30 जो है दैट इज ग्लाइकोल। ग्लाइकोल रिएक्ट्स विद ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड। जब हम ग्लाइकोल को पर आयोडिक एसिड के साथ करेंगे हीट, ये है ग्लाइकोल, और ग्लाइकोल को जब हम पर आयोडिक एसिड के साथ हीट करेंगे, पर आयोडिक एसिड होता है HiO4, पर आयोडिक एसिड HiO4, और ये क्या करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करेगा, और इसमें ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहां पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं कुछ इस तरह से। और जैसा कि हम जानते हैं 2 OH ऑन सेम कार्बन मींस जेम डाइऑल आर अनस्टेबल, और यहां से H2O इसमें से रिलीज हो जाएगा, और यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो आंसर होगा 2 फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन 30, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ सेक्शन ए। क्वेश्चन 30 तक हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 31 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं लोवरिंग वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कंपाउंड। तो यहां पर जो हम देखते हैं, जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट हम मिक्स करते हैं उसका मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर हम देखें लोवरिंग प्रेशर जो है, ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए, इट इज proportional to the ratio number of solvent molecule to solute molecule। नहीं, ये रेशियो नहीं होता है, it is proportional to the ratio solute molecules to the solvent नहीं, total molecule जो है उसके कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट है, it is proportional to ratio of solvent molecule to the total number of molecule in solution, and fourth option is it is proportional to the ratio of solute molecules to the total number of molecules in solution। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन 32 क्या है, which of the following statement is incorrect regarding covalent solid state का इक्वेशन है। सॉलिड के टाइप्स हमने देखे थे, आयनिक, कोवेलेंट एंड 3 डायमेंशनल या 3D सॉलिड। तो यहां पर हम देखें कोवेलेंट, यहां पर हमें
कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बात की गई है। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं ये जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं। इसके एग्जांपल भी हम देखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब इसके एग्जांपल हैं। चलिए देखते हैं। कोवेलेंट सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं ये। सिलिका भी इसका एक एग्जांपल है। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड SiC, जिसको कार्बोरेंडम भी कहेंगे हम, belong to this class of solid. Second statement also correct. First correct था, इस second भी correct है। Third, they have extremely high melting point, बिल्कुल सही है। इनका melting point भी बहुत ज्यादा होता है, extremely high melting point, and they are very soft and brittle। नहीं, ये तो बहुत hard होते हैं, these are too hard। तो यहां पर हम कहें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब आंसर भी यही है। इनकरेक्ट है बट आंसर यही है, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। दीज आर वेरी सॉफ्ट, ये इनकरेक्ट है। दीज आर वेरी हार्ड, ये करेक्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, और हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ये किसी भी हाइड्राइड के लिए ट्रू है, चाहे वो S ब्लॉक हो, चाहे वो P ब्लॉक हो, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ऑलवेज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मींस जो सबसे ऊपर होगा हाइड्राइड वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब के जो हाइड्राइड है ना, ये नाइट्रोजन फैमिली में जो सबसे ऊपर होगा वो होगा अमोनिया, NH3, और यही सबसे स्टेबल हाइड्राइड होगा। द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज NH3 अमॉन्ग द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में, अब ये रिडक्शन है, अगर रिडक्शन किया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल में तो हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं? NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में यूज होता है, ये यहां यूज नहीं हो पाएगा। ZnHCl, ये जो है ZnHCl, ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करता है। सोडियम इन अल्कोहल, ये भी यहां पर रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी यहां इसका भी यूज नहीं होगा सोडियम अल्कोहल का। तो यूज क्या करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये प्रोटिक सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है और ये प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है। तो यहां जो सुटेबल रिएजेंट होगा दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन अल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। ए 10% सॉल्यूशन बाय मास of sucrose in water has a freezing point of 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose in water if the freezing point of water is 273.15 Kelvin. इसके लिए आपको दिया गया मोलर मास सुक्रोज का 342 एंड ग्लूकोज का मोलर मास 180। चलिए इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलेलिटी, और मोलेलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये फॉर्मूला हमें दोनों के लिए अप्लाई करना है। पहले हम अगर सुक्रोज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? सुक्रोज में अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 273.15 माइनस 269.15 इक्वल्स टू KF इनटू मोल। अब मोल ऑफ सोल्यूट,
हमें दिया गया है 10% सॉल्यूशन ऑफ 10% का मतलब हो गया बाय मास 10 ग्राम ग्लूकोज इन 190 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर अगर हम देखें 10% सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, इसका मतलब 10 जो है 10 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 342 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर मान लो 100 में से 10% अगर सुक्रोज है तो 90 क्या होगा, वाटर होगा। तो 90 वाटर है इसमें, और ये अगर हम देखें, अगर हम ग्राम में लेते हैं तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, सुक्रोज के लिए। अब यही फॉर्मूला हम ग्लूकोज के लिए लगाते हैं। ग्लूकोज के लिए जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x जो है ये होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट इनटू इक्वल्स टू KF इनटू, अब अगेन ये भी 10% है, और ग्लूकोज जो है 180 इसका मोलर मास, और वाटर के लिए वही 1000/90। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में KF कॉमन, KF जो है वो सेम रहेगा। KF जो है फ्रीजिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट है, ये वाटर के लिए फिक्स रहता है। जब हम इन दोनों फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने जो x की वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमें मिलेगी 265.55 केल्विन। तो जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 265.55 केल्विन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36, और 36 क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर इज प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का किसमें मिलेगा, चले देख लेते हैं। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड जो होगा, सल्फ्यूरस एसिड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सल्फ्यूरस एसिड में ये हो जाएगा +3 +4 H2SO3, और H2SO3 में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अब इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड तो +6 नहीं है, और ऑप्शन में हमें गिवन है फर्स्ट में, जिन में फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें तो +6 नहीं है। अब एक ऑप्शन अपने पास रह गया है, ऑप्शन बी। एक ही ऑप्शन बच गया, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट जिसमें नहीं है। अब जरा सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ को चेक कर लेते हैं। इसमें थर्ड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहां ये +6 में होगा। डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी हम कह सकते हैं, H2S2O7 डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें भी +6 में होगा। यानी थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। द नेम ऑफ द गिवन डाइपेप्टाइड इज। हमें इस बार क्या है कि दो अमीनो एसिड को कंबाइंड करके एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना के दे रखा है, और डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है, ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड होता है एक तरह से, ये इस तरह से। अब ये जो पार्ट होता है NH वाला, ये तो आता है अमीनो एसिड के NH2 पार्ट से, और जो CO वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट से। तो अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो हमारे सामने एक तो एसिड मिलेगा ये वाला इस तरफ, और दूसरी तरफ जो एसिड मिलेगा NH2 ग्रुप वाला, वो ये मिलेगा। ये हमें दो अमीनो एसिड मिल गए यहां से जब हमने इसको डिसोशिएट किया। अब इनके नेमिंग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो है ये है एलेनिन, एंड सेकंड जो है ये है ग्लाइसिन। तो एलेनिन और ग्लाइसिन से ये बन रहा है। एलेनिन जो है इसका जो है OH पार्ट जो है ये यूज हो रहा है, यानी ये एमाइड बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर जो ग्लाइसिन है उसका एसिड अभी भी ग्रुप एसिड ग्रुप है, यानी ग्लाइसिन तो एसिड हम रहेंगे,
एलेनिन जो है वो एलेनाइल बन जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एलेनाइल ग्लाइसिन, क्योंकि एलेनिन का जो COH है वो यूज हो चुका है, एलेनाइल ग्लाइसिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38, और क्वेश्चन 38 क्या है, ऑन हीटिंग अमोनिया, अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट। अब यहां पर हमें हीट करना है अलग अलग, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो N2Cr2O3 और H2O ये सब में अपने को मिलते हैं, यानी हमें यहां नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। जब हम बेरियम एजाइड को जब गर्म करेंगे, बेरियम एजाइड, तो इसमें भी हमें नाइट्रोजन गैस जो है ये मिल जाएगी बेरियम एजाइड में भी। तो बेरियम एजाइड जो है ये भी नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो दोनों में ही नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाएगी, दोनों केस में नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम पी ब्लॉक, और ये नाइट्रोजन बनाने के मेथड भी हैं दोनों, कमर्शियल मेथड। नेक्स्ट 39, क्वेश्चन 39, लुक एट द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन हमें गिवन है और उसमें हमें आयोडोप्रोपेन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करानी है, और हम जानते हैं जो अल्कोहलिक KOH होता है ये एलिमिनेशन करेगा। इसका मतलब ये जो आयोडोप्रोपेन है, आयोडोप्रोपेन ये अल्कोहलिक KOH के साथ में बनाएगा यहां पर प्रोपीन, तो यहां X तो बन जाएगा प्रोपीन। इसके बाद जो Br2 की रिएक्शन होगी दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में विसिनल डाइब्रोमाइड बनेंगे, ये हो जाएगा Y। तो X तो हो गया एल्कीन और प्रोपीन, और Y हो गया विसिनल डाइब्रोमाइड, यानी ये कह सकते हैं हम प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। तो ऑप्शन में आ जाएंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, और यहां तो अल्कोहल है, ये भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट X बनेगा प्रोपीन एंड Y इज विसिनल यानी प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन 40 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड अपने को गिवन है, फर्स्ट है जिसमें OH ग्रुप जो है ये बेंजीन के बाहर की तरफ है, बेंजाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट वाले में यहां पर हम कह सकते हैं मेटा पोजीशन पर OH, और ये सब अपने को दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड गिवन है एरोमेटिक। पहले ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंपाउंड दैट गिव ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, डाइब्रोमो डेरिवेटिव। और डाइब्रोमो डेरिवेटिव हम कैसे डिसाइड करेंगे, ब्रोमीन कैसे अटैक करता है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है इसके अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH प्लस M इफेक्ट की वजह से, तो इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट में तो केवल डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनेंगे। थर्ड में जो OH है, ये OH जो है इसका प्लस M इफेक्ट होगा, इनकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ये दोनों वैकेंट है, ऑर्थो भी है और पैरा भी, तो यहां ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा ऑप्शन सेकंड में। तो इसका अगर डाइब्रोमो हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा, डाइब्रोमो OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस M, और यहां ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन सेकंड से तो बन जाएगा, इससे तो बन जाएगा। अब आते हैं थर्ड पर, थर्ड में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, लेकिन इसकी एक ऑर्थो ये ब्लॉक हो रही है, तो इससे केवल डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, ओनली डाइब्रोमो, और लास्ट वाले में अगेन ओनली डाइब्रोमो, क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन वैकेंट है, तो जो आंसर होगा दैट इज ओनली सेकंड, ओनली सेकंड विल फॉर्म ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 40। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 41 पर, और ये क्वेश्चन जो है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अमोनिया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं अमोनिया के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ
क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहां पर हमने रिएक्शन कराई क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने कराई यहां पर अमोनिया के साथ में और क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। वैसे तो क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो तो ये रिएक्शन कर लेते हैं और यहां पर ये जो Cl ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से, ये NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा दैट इज एनिलीन, आंसर हो जाएगा इसमें एनिलीन। तो ये था क्वेश्चन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 42 सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 80% इथेनॉल बाय मास। तो हमें देखो, हमें कुछ एक सैंपल दिया है जिसमें हमें कहा गया है 80% इथेनॉल बाय मास, यानी हम ये मान लेते हैं 80 ग्राम जो है ये तो है C2H5OH और रिमेनिंग जो 20 ग्राम है ये है वाटर, रिमेनिंग 20 ग्राम जो है वो वाटर है। तो यहां पर अगर हम देखें मोल ऑफ एल्कोहल, अगर हम मोल ऑफ C2H5OH निकालें तो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है C2H5OH का 46, मॉलिक्यूलर मास 2 कार्बन है यहां पर, तो कार्बन कार्बन का कितना हो गया 24, 25, 24 एंड 6 यहां पर है हाइड्रोजन यानी 30 एंड एक ऑक्सीजन यानी 16, 46 हो गया टोटल। इसमें मोल ऑफ H2O ये कितने होंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हमें मिल गए यहां पर दोनों के मोल, और हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल ये क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल, अपॉन टोटल मोल ये हो जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा मोल फ्रैक्शन का वो आंसर आएगा 0.609, ये कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42 जिसका आंसर है ऑप्शन ए 0.609 मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सल्फर। सल्फर के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सल्फर फॉर्म्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रोप, ये तो इनकरेक्ट है। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप हैं, न्यूमरस एलोट्रोप्स। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर द टाइप ऑफ एलोट्रोप, पिक सल्फर बिल्कुल सही है, ये दोनों सल्फर के टाइप हैं, ये एलोट्रोप के टाइप है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर इज मोनोक्लिनिक, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सल्फर का जो स्टेबल एलोट्रोप है वो तो मोनोक्लिनिक नहीं है, रोम्बिक सल्फर है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 और क्वेश्चन क्या है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्वार्ट्ज सॉल्ट इज शार्प बट क्वार्ट्ज इज नॉट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो तो एमोर्फस सॉलिड है और एमोर्फस सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं। नाउ ऑप्शन बी salt has long range order of constituent but ice does not, ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि salt and ice both are long range order molecule, दोनों का ही long range order molecule है दोनों ही। heat of fusion is definite for iron but not for rubber, बिल्कुल सही है। heat of fusion जो आयरन की है ये बिल्कुल डेफिनेट होती है, रबर जो होता है एमोर्फस इसकी डेफिनेट नहीं होती। तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन सी। एक बार ऑप्शन डी को देख लेते हैं।
ग्लास कैन डिवाइड इनटू टू पीसेस विद प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ग्लास जो होते हैं एमोर्फस सॉलिड होते हैं और एमोर्फस सॉलिड में जो है स्मूथ जो सरफेस वो नहीं बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 45 टू 49, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। फॉर गिवन क्वेश्चंस, टू स्टेटमेंट आर गिवन, one labeled assertion and other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the code ABCD. अब ये ABCD कुछ कोड बनाए गए। क्या है? A जो है, both A and R are true and R is correct explanation of A. ऑप्शन बी में दोनों करेक्ट होंगे बट एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऑप्शन सी में assertion करेक्ट होगा, रीजन फॉल्स होगा, और ऑप्शन डी में रीजन तो ट्रू होगा बट assertion जो है ये फॉल्स होगा। चलिए इसी बेसिस पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले assertion, अल्कोहल एंड फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन फिनोल कर लेगा। जो वाटर से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं NaOH के साथ, और हम जानते हैं अल्कोहल वाटर से वीक है और फिनोल वाटर से स्ट्रॉन्ग है। यानी assertion तो करेक्ट है, अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनोल, यानी स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। तो इस क्वेश्चन 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46, assertion, the close packing of atom in cubic structure in order of FCC, BCC, SC। बिल्कुल सही है, FCC, BCC और SC यही सीक्वेंस में इनकी पैकिंग होती है, 74, 68 एंड 52 इसी सीक्वेंस में। और ये ऐसा क्यों है? The formula used for packing efficiency is volume of unit cell upon A cube। ये वैल्यू सबसे ज्यादा FCC के लिए आती है, सबसे कम सिंपल क्यूबिक के लिए आती है। तो जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए। ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है पैकिंग एफिशिएंसी। ये था क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन 47 सॉल्यूशन चैप्टर से है। असर्शन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन शो द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कभी भी ऑस्मोसिस नहीं होता, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंट होना जरूरी है। इसका मतलब स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया ए, और जब ए इनकरेक्ट हो जाए तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। और रीजन भी देख लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, ऑस्मोटिक आइसोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल होता है, इसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये हो जाएगा 47। 48, अमोनिया इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कॉपर आयन। बिल्कुल सही है, अमोनिया कॉपर आयन के साथ में कॉपर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ये अमोनिया, और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, ये कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है और इसी वजह से डिटेक्शन में यूज होता है। यानी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर प्लस 2 आयन टू गिव ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ CuO। CuO का ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं बनता, प्रेसिपिटेट तो अमोनिएटेड जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स है इसका बनता है। तो ये आंसर हो जाएगा सी, assertion is true but reason is false. Now last question of section B, 49, assertion, leucine is an essential amino acid। बिल्कुल सही है, ल्यूसिन जो है वो essential amino acid की कैटेगरी में आता है। और essential amino acid कौन से होते हैं? जो बॉडी जिनको खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। The amino acid which the body cannot synthesize are called essential amino acid।
बिल्कुल सही है। जिनको बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सॉरी इसेंशियल होते हैं, जो बॉडी बना लेती है वो नॉन इसेंशियल। और ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन बोथ आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो ये था सेक्शन बी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी। जैसे हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस में these sections consist of 6 multiple choice questions with overall choice to attempt any 5 questions. In case more than desirable number of questions are attempted, only first 5 will be considered for evaluation. हमेशा की तरह सेम इसमें इंस्ट्रक्शंस है। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन इज Which of the following analogies is correct? कुछ एनालॉजी अपने को गिवन है और इस एनालॉजी में हमें ये देखना है करेक्ट एनालॉजी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक स्ट्रेंथ, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर गिवन है हाइड्रोजन हैलाइड का HI, HBr, HCl, HF, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब हम किसी भी फ्लोराइड में अगर हम HF इसमें डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्राइड्स में, किसी भी हाइड्राइड में, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है और यहाँ पर ये एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है, यानी फर्स्ट एनालॉजी तो करेक्ट है। सेकंड एनालॉजी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जो होती है थर्मल स्टेबिलिटी, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट एनालॉजी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट एनालॉजी है। चलिए सेकंड थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3 एंड कैरोस एसिड H2S2O3, और जैसा कि हम जानते हैं कैरोस एसिड जो होता है ये होता है H2SO5, यानी कि सेकंड एनालॉजी इज इनकरेक्ट। थर्ड एनालॉजी SO2 प्लेनर ट्रायंगुलर, बिल्कुल सही है। H2SO4 V शेप, नहीं, H2SO4 तो टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मींस ये एनालॉजी भी इनकरेक्ट है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H इज -1/3, हाइड्रोजोइक एसिड में बिल्कुल सही है, 1/3 होगी, -1/3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, बट इन अमोनिया ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -3, यानी कि ये एनालॉजी भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट एनालॉजी होगी वो होगी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, और ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, एन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। अगर एक लैटिस में से केटायन एनायन दोनों जो है वो मिसिंग होते हैं, तो इस जो डिफेक्ट को हम बोलते हैं दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है द स्मॉलर केटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू एन इंटरस्टिशियल साइट। तो जब कोई भी स्मॉल केटायन जो होता है अपने पोजीशन को छोड़कर और इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं पर भी वो अगर रह जाता है, तो इसको हम कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें केटायन बाहर नहीं आता, अंदर ही रहेगा। यानी कि ये होगा ए इज शॉर्टकी इफेक्ट एंड बी इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, ए इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड बी इज फ्रैंकल डिफेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, मैच द कॉलम। मैच द item given in column 1 with the item given in column 2 and make the correct code that are given below। तो यहाँ पर हमें एक कॉलम दिया गया है जिसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर गिवन है और कॉलम बी में इनके कॉमन नेम गिवन है। एक तरफ स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ इनके कॉमन नेम है और हमें इनको मैच कराना है। तो सबसे पहले हम देखें CH3CHCl2, यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है और जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन होते हैं तो हम इसको कहेंगे जेम डाइहैलाइड। और इसका जब नेमिंग करते हैं तो लास्ट में जो भी वर्ड होता है उसमें लिडीन लगा देते हैं, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। तो यहाँ पर अगर इससे हम मैच कराएंगे तो ये हो जाएगा एल्काइलिडीन। नेक्स्ट जो है इसमें एडजेसेंट कार्बन पर CH2Cl, CH2Cl,
और एडजेसेंट कार्बन पर अगर कोई दो ग्रुप आते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीन, जैसे एल्काइलिन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एल्काइलिन डाइहैलाइड। नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हेलोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, तो इसको कहेंगे विनाइल। तो ये थर्ड जो सी जो है ये हो जाएगा विनाइल हैलाइड। और डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन होता है जिसको हम एलाइलिक हाइड्रोजन भी कहेंगे, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन पर अगर हाइड्रोजन सॉरी इसमें हेलोजन है तो इसको कहेंगे एलाइल हैलाइड। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? ए मैच विद 3, ए विद 3, बी विद 4, सी विद 2 एंड डी विद 1। करेक्ट जो मैचिंग होगी दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, अब केस स्टडी है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, 52 एंड 53, 54 एंड 55। ये 3 क्वेश्चंस हमें इस केस स्टडी से प्रिपेयर करने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी क्या है। फिनॉल, फिनॉल के बारे में है। which is also known as carbolic acid, is an aromatic organic compound with the molecular formula C6H5OH. In this, OH group is directly attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. The carbon-oxygen bond length 1.136 picometer in phenol is slightly less than that in the methanol. तो मिथेनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है उससे के कंपैरिजन में फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है ये स्लाइटली शॉर्ट होगी। This is due to the partial double bond character on account of the conjugation of unshared electron pair of oxygen with the aromatic ring and sp3 hybridized state of carbon to which oxygen is attached. तो इसमें यही बताया गया कि जो फिनोल का ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, उस वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। Phenol can be prepared by various means or methods. Some important methods are alkali fusion of sulfonate, hydrolysis of diazoxide salt, decarboxylation of salicylic acid, and from Grignard reagent. Commercially, it is prepared from Dow process and from cumene. तो Dow process क्या होता है जिसमें हम क्लोरोबेंजीन की NaOH से रिएक्शन करा के फिनॉल बनाते हैं, और क्यूमीन से हम क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू इसमें एसीटोन और फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कमर्शियल मेथड है। In the Dow process, phenol is obtained when chlorobenzene is heated with 6 to 8% NaOH at 623 Kelvin under 320 atmospheric pressure. Aerial oxidation of cumene produce cumene hydroperoxide, which upon subsequent hydrolysis with an aqueous acid gives phenol and propanone or acetone. Benzene is sulfonated with oleum and benzene sulfonic acid, so formed is converted to sodium phenoxide on heating with molten sodium hydroxide. Acidification of sodium salt gives phenol. तो ये फिनॉल फॉर्मेशन के वेरियस मेथड्स हमें गिवन है, इसके अंदर डिफरेंट मेथड हमें गिवन है, और इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है इस केस स्टडी के। इस केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रोल होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये ऑलवेज कार्बन पर ही अटैक करता है, कार्बन पर। तो इसमें क्या होता है, फॉर्म न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RNGX इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं RCOCl से, कोई एक रिएक्शन सपोज करें, तो यहाँ जो R माइनस होगा ये यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा, और इसको अगर हम R डैश मान लेते हैं तो ये R डैश COR, तो ये जो है ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा।
न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कार्बन कार्बन में हुआ है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका हम यूज करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। नाउ क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 है which of the following major product is formed when phenol is treated with sodium hydroxide and carbon dioxide। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं, यहां हम फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं, जब NaOH की प्रेजेंस में CO2 से रिएक्शन कराते हैं और लास्ट में हाइड्रोलाइज एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा एसिडिफिकेशन, तो इन तीनों स्टेप से जो कंपाउंड बनता है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्बे रिएक्शन। रिएक्शन का जो नाम होगा ये होगा कॉल्बे रिएक्शन। तो जो आंसर होगा दैट इज सैलिसिलिक एसिड। 54 ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज सैलिसिलिक एसिड। तो ये कॉल्बे रिएक्शन है जिसमें फिनोल को हम सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर 5। क्वेश्चन इज अमंग द गिवन कंपाउंड वन व्हिच मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो बेंजीन रिंग होते हैं इनकी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो होती है ये पॉजिटिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितने ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे बेंजीन पर वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम देखें प्लस एन इफेक्ट होगा, प्लस H प्लस M, बट इफेक्टिव होगा माइनस आई, ये डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पॉजिटिव इफेक्ट है दैट इज प्लस M, और ये प्लस M जो है ये है फिनोल का। तो फिनोल इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55 और ये था सॉल्यूशन सैंपल पेपर नंबर 5 का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और नेक्स्ट जो पेपर्स हैं वो आने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।